Good evening and welcome to the English Expert. This is Danis and you're watching ENGX. My dear students, in today's class, I'm going to teach you one of the most very important of grammar. So, let's begin without spending even a single seconds. So, let's begin. As you know that, आज की क्लास में हम वर्ब के बारे में बातचीत करने वाले हैं. तो आप लोग अच्छी तरह से कॉपी और कलम का सहारा लेकर आप बैठ जाएं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब का यूज़ करना, वर्ब को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना ही इंग्लिश है. अगर आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वर्ब को नहीं समझ पाते हैं कि वर्ब क्या है, इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप अंग्रेजी भी नहीं समझ पाइएगा. तो सबसे पहले हमको वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हम आगे के क्लासेस आपको बताने वाले हैं, जितने भी सारे हम डे 1, डे 2, डे 3 में हम सारे क्लासेस को डिवाइड कर दिए हैं. प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक एक करके वीडियो अपलोड करूँ. हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से कभी कभी हम नहीं अपलोड कर पाते हैं, वो और बात है, लेकिन हम डेली कोशिश करेंगे एक एक वीडियो डेली अपलोड करने की. अब आगे की क्लास को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वर्ब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे और आप इसे समझोगे भी कैसे. तो चलिए हम लोग पहले वर्ब को डिफाइन करते हैं कि वर्ब क्या है. जैसे आप देख पा रहे हैं आपने मोबाइल स्क्रीन पे कि वर्ब का डेफिनेशन है कि द वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब. राइट. अब मैं इसे हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो दिखाता है, विच शोज, जो दिखाता है, एन एक्शन यानी किसी कार्य को बताता है, या तो फिर पोजीशन को बताता है, या तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है. जैसे आप जानते हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप कॉपी में लिख लीजिए. एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्य, पोजीशन यानी अधिकार, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की दशा. तो आप फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि एक्शन का मतलब होता है कार्य, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की दशा. यानी ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताता है वर्ब कहलाएगा, जो अधिकार को बताता है वर्ब कहलाएगा, या तो फिर जो होने की दशा को बताता है वो भी वर्ब कहलाएगा. अब यहां पे मैंने 3 बातों को बताया है, एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग. राइट. तो मैं 3 एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक्शन को कैसे इंडिकेट करता है, पोजीशन को कैसे इंडिकेट करता है, और स्टेट ऑफ बीइंग को कैसे इंडिकेट करता है. जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश. यहां पे इसका अर्थ क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोलता हूं. आपको पता होगा कि आई जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूं कि सब्जेक्ट कौन कौन है, कितने हैं, और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूं. यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. और फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके सारे वीडियोस को देखें और अपने कॉपी में नोट करें, और जिस तरह आपको आदेश दिया गया है, जिस तरह आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसी प्रकार आप प्रैक्टिस करें. Obviously 110% I'm pretty sure that you guys can be a good speaker in English if you follow me. So guys, जैसे आप देख पा रहे हैं कि I सब्जेक्ट है, I speak English का मतलब होता है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. यहाँ पे I कौन सा काम करता है, बोलने का काम करता है. राइट. तो यहाँ पे स्पीक आपका वर्ब है, और यहाँ पे स्पीक से पता चलता है कि नहीं, सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी बोलना एक काम है. राइट. बोलना यानी काम है, ये आपका वर्ब कहलाएगा, और इस वर्ब से ये पता चलता है कि एक्शन है, अर्थात स्पीक आपका वर्ब होगा. अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं. सी हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन हैंड. अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सी हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर
उसके पास एक खूबसूरत सा फ्लावर है, फूल है उसके हाथ में, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लावर पर अधिकार किसका है, उसका है। यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है क्योंकि उसके हाथ में फूल है, तो कहने का मतलब अधिकार भी उसका होगा। यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है। जैसे मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आई हैव अ बाइक, तो बाइक पर अधिकार हम जता रहे हैं, यानी हैज ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिससे ये पता चलता है, हैज या हैव इसके तीनों फॉर्मेट्स, ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चलता है कि नहीं सब्जेक्ट का उस पर अधिकार है, राइट। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं कि सी हैज अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन हर हैंड, उसके हाथ में एक खूबसूरत सा फूल है, राइट। तो यहाँ पे फूल पर अधिकार किसका हो रहा है, उसका हो रहा है। और अधिकार को कौन सा वर्ड है जो अधिकार को इंडिकेट करता है, तो वो हैज है, यानी हैज पोजीशन को बताता है जो कि आपका हैज वर्ब है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की दशा मालूम होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यू आर माई अंकल, आप मेरे अंकल हैं। यहाँ है से पता चलता है कि होने की दशा मालूम होती है, राइट। होने की दशा मालूम होती है, यानी होने की दशा मालूम किस शब्द से होता है, किस वर्ड से होता है, तो वो आर वर्ड है, यानी आर वो शब्द है जिससे होने की दशा मालूम होती है। यानी आर से आर पता चलता है, आर से पता चलता है स्टेट ऑफ बीइंग, और आर जो है ये भी आपका एक वर्ब है। अब हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वर्ब को हम किस प्रकार से, किस हिसाब से बांटे हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, और प्रत्येक को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक बार फिर हम आपको बता दें कि द वर्ड विच शोज एन एक्शन, यानी ऐसे शब्द जो एक्शन को बताता है यानी कार्य को बताता है, या फिर पोजीशन को बताता है, या तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, होने की दशा को बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कार्य को बताता है, वो आपका स्पीक बोलना ये कार्य है, इसलिए ये आपका वर्ब है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन हर हैंड, उसके पास एक खूबसूरत से, उसके हाथ में एक खूबसूरत सा फूल है। हैज़ से पता चलता है पोजीशन का, तो हैज़ आपका वर्ब हो जाएगा। और नेक्स्ट है यू आर माई अंकल, आर से स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है, यानी आर ये आपका वर्ब हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट। अब ये वर्ब को मैंने जो डिवाइड किया है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि वर्ब को मैंने दो भागों में डिवाइड करके रखा है, जिसमें एक का नाम मैंने रखा है, एक का नाम मेन वर्ब है, और इसी का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है। और मेन वर्ब को ही हम तीसरा नाम देते हैं फुल वर्ब, राइट। हालांकि मैंने फुल वर्ब नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में कि मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब है और उसी का तीसरा नाम फुल वर्ब भी है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है एक्सिलरी वर्ब, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब का तीसरा नाम है सपोर्टिंग वर्ब। मैंने नहीं लिखा है, दो नाम लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में, सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब, राइट। तो वर्ब को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक भाग है मेन वर्ब, यानी उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब या फिर उसी को बोलते हैं फुल वर्ब, और दूसरा भाग है आपका एक्सिलरी वर्ब, यानी उसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और या फिर आप उसे तीसरा नाम से भी जान सकते हैं सपोर्टिंग वर्ब, राइट। अब हम एक एक करके मेन वर्ब को कवर करेंगे कि मेन वर्ब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, राइट। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी वर्ब को पढ़ के खत्म करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नोट में आप देख पा रहे होंगे कि एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सपोर्टिंग वर्ब ये कुल 24 है, यानी आप एक्सिलरी वर्ब को गिन सकते हो, राइट। एक्सिलरी वर्ब टोटल 24 है, 24 से ना ही तो ज़्यादा होगा एक और ना ही एक कम होगा, यानी एक्सिलरी वर्ब ओनली 24 है, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। इनमें से आप लोग 5 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। अब हम लोग आते हैं आगे की स्लाइड में, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या है या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है या फिर सपोर्टिंग वर्ब क्या है,
राइट। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने हैं, 24 यानी 24 है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को डिफाइन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि ये ऐसा वर्ब होते हैं जिनका अपना अर्थ नहीं होता है, इसके अपने अर्थ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये अर्थ को बदल देता है जब इसका प्रयोग यानी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। सबसे पहली बात कि कुछ ऐसे एक्सिलरी वर्ब हैं जिनका प्रयोग अकेले होता है और कुछ ऐसे भी एक्सिलरी वर्ब हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है, राइट। वो आपको आगे के क्लासेस में समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, इतना नोट कर लीजिए कि एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी अकेले होता है और कभी मेन वर्ब के पहले होता है, राइट। अब इस डेफिनेशन को हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब है क्या। जैसे आप देख पा रहे होंगे, द वर्ड विच डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग, यानी ऐसे वर्ब जिनके अपने अर्थ नहीं होते। ओन, OWN, ऑन, OWN, ऑन, ऑन मीन्स होता है अपना। द वर्ब विच डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग बट इट चेंजेस द मीनिंग व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, राइट। लेकिन ये वर्ब यानी यह अर्थ को बदल देता है जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है, यानी फुल वर्ब के पहले किया जाता है इसका प्रयोग, यानी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें, ऐसा वर्ब जिसके अपने अर्थ नहीं होते हैं लेकिन यह अर्थ को बदल देता है जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि वो 24 एक्सिलरी वर्ब क्या क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, एम जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इज, आर, वाज, वर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। डू, डिड, डन, हैव, हैज, हैड, ये सब भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, यूज टू, आउट टू एंड मस्ट, ये सारे आप एक एक करके अगर गिनिएगा तो आपको 24 नजर आएंगे, यानी ये 24 के 24 आपके एक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताया है स्लाइड्स में, इसलिए आप ऐसे ही कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि एम, इज, आर, वाज, वर को, यानी ये 5 ऐसे भी वर्ब हैं जिनको हम लोग बी वर्ब बोलते हैं। बी वर्ब कहने का मतलब कि ऐसा वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है उसे हम लोग बी वर्ब बोलते हैं, राइट। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग इसको अपने नोट्स बुक में, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि एम, इज, आर और वाज, वर को हम लोग बी वर्ब बोलते हैं। और बी वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग इन 5 को स्टेट ऑफ बीइंग यानी बी वर्ब कहा जाता है, ओके। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम, इज, आर, वाज और वर को बी वर्ब कहा जाता है, राइट। लेकिन आप अगर कॉमनली यानी जनरली आप अगर बोलिएगा तो एम से लेकर मस्ट तक जितने भी सारे वर्ब है, ये सारे वर्ब को एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, राइट। आप अगर गिनिएगा तो आपको 24 नजर आएंगे, बस इतने ही एक्सिलरी वर्ब है। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सिलरी वर्ब कितने हैं और क्या क्या हैं तो आपको सब बताना है एक एक करके, राइट। अब हम लोग आगे आते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब कितने हैं, और फिर इसको मैंने डिवाइड किया है कि एक्सिलरी वर्ब को अगर 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है, और वैसे एक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते भी हैं। तो आप आगे की स्लाइड में आप लोग देखिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो अब देखिए आप कि आपको नजर आता होगा एक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो कि 13 है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो कि 11 है, राइट। आप देख सकते हो क्योंकि एक्सिलरी वर्ब का ही बच्चा बना ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 13, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11। 13 और 11 को आप ऐड अगर कीजिएगा ना तो वो एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, राइट, यानी 24 आ जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है। जैसे आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब में देख पा रहे हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड,
मे, माइट, आउट टू, मस्ट, नीड, डियर, यूज टू। ये आपके 13 हैं जो कि आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आप देख पा रहे होंगे एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ये सारे आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि एम, इज, आर और वाज और वर को हम लोग बी वर्ब भी बोलते हैं। बी वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, यानी इसका प्रयोग होने की दशा को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एम, इज, आर और वाज, वर का प्रयोग। राइट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं कि मेन वर्ब क्या। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं मेन वर्ब में। राइट, कि मेन वर्ब क्या है और ये कितने पर। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब का डेफिनेशन है कि द वर्ब विच हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब। राइट। अब मेन वर्ब है क्या चीज? जैसे कि आपने देखा कि एक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अपने अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन मेन वर्ब के अपने अर्थ होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। राइट। अब हम लोग जानने की एग्जाम्पल में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है इनके। जैसे आप देख पा रहे होंगे गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना, ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम, कम मीन्स आना, ये भी आपका वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईट, ईट मीन्स खाना, ये भी आपका वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिव, लिव मीन्स रहना, ये भी आपका वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। अब जैसे देख पा रहे हैं आप कि ये सारे आपके मेन वर्ब हैं। अब जानना ये जरूरी है कि आखिर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो एक सिंपल सा फंडा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सारे मैंने आपको वर्ब दिया, उन सभी वर्ब के हिंदी मीनिंग को आप देखिए, हिंदी अर्थ को देखिए। आपको सभी वर्ब के लास्ट में यानी मीनिंग के लास्ट में, हिंदी मीनिंग के लास्ट में आपको ना नजर आता होगा। राइट। तो आप सिंपली बोल दीजिएगा कि जो भी हिंदी वर्ड के लास्ट में, आखिर में, अंत में ना रहेगा वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। राइट। अब सवाल ये होता है कि क्या सारे ऐसे वर्ड है, जितने भी सारे वर्ड हैं ना वाले, वो सारे मेन वर्ब कहलाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं। जानना ये जरूरी है कि वो एक्शन को बताता है या तो फिर कोई जगह का नाम भी होता है। ऐसा बहुत सारे हैं, जगह का नाम या किसी रिलेशनशिप का नाम। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे नाना, नाना ये नेम ऑफ रिलेशनशिप है, ना कि ये एक एक्शन है। तो नाना में आप देख रहे हो लास्ट में ना है, लेकिन ये वर्ब नहीं कहलाएगा। जैसे हम कोई एक जगह का नाम लेते हैं, जैसे पटना, लास्ट में आपको ना नजर आता है, लेकिन इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, तो ये भी आपका वर्ब नहीं होगा। यानी वर्ब होने के लिए आपको एक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे गो, गो मीन्स होता है जाना, यानी एक्शन हो रहा है जाने का। कम, कम मीन्स आना, यानी काम हो रहा है आने का। इट, इट मीन्स खाना, यानी एक्शन हो रहा है खाने का। लिव, लिव मीन्स रहना, यानी एक्शन हो रहा है रहने का। और लर्न, लर्न मीन्स सीखना, यानी एक्शन हो रहा है सीखने का। तो आप इस तरह से वर्ब को जान सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, अब मैं आपको इतना एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता हूं सारे, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ब हैं, इनको हम आपको काउंटिंग में नहीं बता सकते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब इतने होते हैं, उसको कहना मुश्किल है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं कि मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल वर्ब को मैंने दो भागों में डिवाइड करके रखा है। राइट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक का नाम मैंने ट्रांसिटिव वर्ब दिया है और एक का नाम मैंने इंट्रांसिटिव वर्ब दिया है। अब ये जानना जरूरी है कि ट्रांसिटिव वर्ब है क्या चीज और फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है क्या चीज। राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का डेफिनेशन लेते हैं। जैसे आप ट्रांसिटिव वर्ब का डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि द वर्ड विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। राइट। यानी ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है, यानी बोलने के लिए आप जब वर्ब का इस्तेमाल करते हो तो आप ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट के बिना आप उस सेंटेंस के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा।
जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई ईट अ मैंगो, राइट, मैं आम खाता हूं। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आता होगा मैंगो, राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे अगर हम मैंगो नहीं देते हैं, यानी सिंपल आई ईट अगर बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपका आई तो सब्जेक्ट है और इट आपका वर्ब है, क्योंकि आप पहले देख चुके, इट आपका वर्ब है। तो आई ईट अगर बोलिएगा तो हिंदी क्या होगा, मैं खाता हूं। लेकिन क्या खाता हूं क्लियर नहीं होता है, सेंटेंस आपका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। खाने को तो बहुत सारा चीज है, यानी अगर आप किसी को पूछो कि आप क्या खाते हो और सिंपल आपको वो बोले कि मैं खाता हूं, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि वो क्या खाता है। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट डाल देता, ऑब्जेक्ट बोल देता, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहते, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता कि नहीं वो बंदा कोई चीज खा रहा है और उस चीज का नाम मैंगो है, राइट, या फिर और कुछ वो खा रहा है। अगर आपको यहां डायरेक्टली बोल दिया जाए कि आई ईट अ मैंगो, तो यहां पे समझ में आता है कि नहीं वो बंदा आम खाता है। यानी अब यहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। अगर आप सिंपल ये बोल दो कि सी स्पीक्स, यानी वह बोलती है, क्या बोलती है पता नहीं चलता है, आप कंफ्यूजन में हो। और यहां पे ओदर वर्ड यानी सॉरी ऑब्जेक्ट अगर आप डाल देते हो तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाती हो आप कि नहीं वह इंग्लिश बोलती है या फिर हिंदी बोलती है या फिर बंगाली बोलती है या फिर कोई और लैंग्वेज बोलती है, राइट। यानी कहने का मतलब कि इट आपका वर्ब है और स्पीक आपका वर्ब है। ये दोनों आपके ऐसे वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना, यानी अगर ऑब्जेक्ट ना दो तो सेंटेंस पूर्ण रूप से आप नहीं समझ पाओगे, यानी आप कंफ्यूजन में रहोगे। इसीलिए इट और स्पीक को ट्रांसिटिव वर्ब कहा गया है। सिर्फ दो ही वर्ब नहीं है, बहुत सारे वर्ब हैं, बहुत सारे वर्ब हैं जो कि आपको बोलने के लिए ऑब्जेक्ट का काफी, यानी ऑब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बिना आप सेंस क्लियर नहीं कर सकते हो, राइट। तो सिंपल बात कि ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो पूर्ण रूप से मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। एक बार फिर हम आपको इंग्लिश डेफिनेशन बता दें, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो, इट आपका वर्ब है और मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। इट जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, स्पीक्स आपका वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्पीक्स जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट और मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट। आई डोंट वांट अगर हम सिंपल बोल दे, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, क्लियर नहीं हो रहे हैं। और अगर हम ये बोल दें आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना, तो यहां पे क्लियर हो रहा है कि नहीं किससे बात करना नहीं चाहता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम आप अभी लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे आई ड्रिंक, अब यहां पे ड्रिंक अगर आ गया, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और मैंने वर्ब दिया, आई ड्रिंक, आई ये आपका सब्जेक्ट है और ड्रिंक आपका वर्ब है। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, क्या पीता हूं पता नहीं चलता है, पानी पीता है या दूध पीता है या और कुछ पीता है पता नहीं चलता है, राइट। यहां पे आपको क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो सेंस क्लियर नहीं होता है, आप सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे अगर हम ये बोल दें कि आई ड्रिंक वाटर, तो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि नहीं वो बंदा क्या पीता है, राइट। तो ये ड्रिंक जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं पता नहीं चलता है, फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या और कुछ खेलता है पता नहीं चलता है। लेकिन यहीं अगर सेंस ये लगा दिया जाए, ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए कि आई प्ले क्रिकेट, तो पूरी तरह से समझ में आता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, राइट। तो प्ले जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अब खुद आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना
ऑब्जेक्ट लेगा, फिर वो पूरी तरह से सेंस देगा, तो वो वर्ब आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा। यानी ऐसा वर्ब जो पूरी तरह से सेंस देने के लिए यानी अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, उस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ओदर वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है या ओदर वर्ड क्या है, तो मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में बताऊंगा जब ये आपका ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब के बारे में जानना है, अच्छी तरह से वर्ब के बारे में जानना है। यदि आपको किसी भी तरह के सवाल हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में कि इंट्रांसिटिव वर्ब है क्या चीज, राइट। जैसे कि आपने देखा कि ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है फिर सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करता है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि ये ऐसा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यानी ऑब्जेक्ट के बिना ये पूरी तरह से सेंस दे देगा, यानी आपको कोई दूसरा चीज और दूसरा सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ऐसे वर्ब विच डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई स्लीप, मैं सोता हूं, कोई दूसरा सवाल आपका आएगा ही नहीं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई वीप, मैं रोता हूं, कोई दूसरा सवाल आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आता है कि नहीं वो बंदा सोता है या फिर वो बंदा रोता है या फिर जो भी करता है, राइट। यानी यहाँ पे आपको सवाल करने की जरूरत नहीं। तो स्लीप और वीप ये आपके इंट्रांसिटिव वर्ब है। और भी बहुत सारे इंट्रांसिटिव वर्ब है, मैं सबका आपको एग्जाम्पल तो खैर नहीं दे सकता, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश किया है, दो को देके। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं कि वर्ब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, कि आखिर मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने वर्ब को 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया। ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, राइट। यानी देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वो क्या क्या फॉर्म्स होते हैं आप सब जानते हैं, मुझे भी पता है कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, राइट। यही चीज को जानने की सबसे ज्यादा जरूरी है यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। यानी इन्हीं 5 फॉर्म्स का प्रयोग अंग्रेजी बोलचाल के लिए किया जाता है। कभी वर्ब 1 का प्रयोग, तो कभी वर्ब 2 का प्रयोग, कभी वर्ब 3 का प्रयोग, कभी वर्ब 4 का प्रयोग और कभी वर्ब 5 का प्रयोग। तो ये जानना जरूरी है, और इस तरह से आपको वर्ब और भी जानना जरूरी है। जहाँ तक बात होती है वर्ब की यानी वर्ड मीनिंग की, तो आप लोगों को इसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल आप लोग मत लीजिए, सारा टेंशन मैं लूँगा। आप लोगों को मैं एक एक करके वीडियो डालूंगा, हर 3 दिन 4 दिन में हम आप लोगों को वर्ब का वीडियो डालूंगा, और उसमें आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बढ़िया से याद करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ लेते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और ये किस प्रकार से होता है। आप लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने आप लोगों को इतने सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे वाइट पेन से लिखा हुआ कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि वर्ब 1 जो होती है, जब भी वर्ब का फॉर्मेट होता है, यानी वर्ब जब बनता है, वर्ब जब पैदा होता है, तो हमेशा वर्ब 1 की स्थिति में रहता है। जब वर्ब बनती है तो वर्ब 1 की स्थिति में रहता है, और उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी रहता है, राइट। जैसे आप देख पा रहे होंगे गो मीन्स जाना, सॉरी यहाँ पे जाना नहीं हुआ बल्कि जान हो गया है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम हो गया होगा, स्लिप हो गया होगा, इसलिए नहीं आया होगा। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जाना। तो चलिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वर्ब जो है जब पैदा होता है या वर्ब जब बनता है तो वो वर्ब 1 की स्थिति में रहता है, और उनके साथ साथ मीनिंग भी रहता है, राइट। हमें V1 से V2, V3, V4 और V5 में चेंज करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ब 1 रटने की ज़रूरत है, वर्ड मीनिंग रटने की ज़रूरत है, वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद वर्ब 1 से वर्ब 2 में चेंज करने की ज़रूरत है। इसको भी देखिए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको बता रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो सारे कोई फंडा नहीं है। आप लोग हमेशा लॉन्ग
लॉन्ग टर्म को फॉलो करो, यानी लंबे चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि जो चीज़ हम यही चीज़ जानते हैं कि जो पानी जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। और आप लोग कोई एक फॉर्मूला अपना लेने से नहीं होता है, फॉर्मूला अपना लेने से नहीं होगा, आप लोगों को लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और साथ साथ वर्ड मीनिंग को भी जानने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम ये जान लिए वो जान लिए थोड़ा जान लिए बस हो गया उतना ही काफ़ी नहीं, वो सिर्फ आपके लिए इनफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को स्पेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बर्बाद करता है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तभी आप अंग्रेजी सीख पाओगे, अन्यथा नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ब 1 से वर्ब 2 में कैसे चेंज करोगे, वर्ब 3 में कैसे चेंज करोगे, ये जानेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वर्ब 1 तो खैर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसे याद करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। साथ साथ वर्ब 2 और वर्ब 3 में चेंज करने का बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग नियम्स होते हैं। कुछ वर्ड सेम होता है, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है, किसी का वर्ब 2 और वर्ब 3 अलग होता है, किसी का वर्ब 1 2 3 बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है, यानी वर्ब 1 के साथ साथ वर्ब 2 और वर्ब 3 भी रट लीजिए। डेली अगर आप 20 वर्ड 30 वर्ड 40 वर्ड 50 वर्ड नहीं याद कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 वर्ड करके याद कीजिए। वर्ब 1 2 3 ये तो तीनों फॉर्म्स आपको याद करने की ही ज़रूरत है। जब आप कुछ वर्ड याद कर लोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि कोई एक नया वर्ड का उसका V2 और V3 क्या हो सकता है, राइट। लेकिन आपको फिलहाल जो है वर्ब 1 के साथ साथ 2 और 3 को भी पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसे याद करने की ज़रूरत है, और साथ साथ हम तो यूँ कहेंगे कि रटने की भी ज़रूरत है। नहीं हो रहा है, आप 10 वर्ड को डेली एक रूटीन आप बना लीजिए कि डेली 10 वर्ड हम याद करेंगे या 5 वर्ड याद करेंगे। अगर आप लंबे टाइम से अंग्रेजी सीखोगे, एक दिन में 5 वर्ड याद किए तो 30 दिन में कितना वर्ड याद हो गया, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 1000 वर्ड, 1000 वर्ड, अगर 1000 वर्ब आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसी हिसाब से आप रूटीन बना लीजिए कि हम कितना वर्ड डेली याद करें कि हम इतने दिनों में या 3 महीनों में या 4 महीनों में या 5 महीनों में हम 1000 वर्ड कवर कर लें, याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले अच्छी तरह से। आपको वर्ब 1 के साथ 2 3 को भी रटने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब 4 को बनाने की। वर्ब 4 में देखिए आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे सुनिए, मैं हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए आप लोग सुनिए और नोट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखो वर्ब 4 बनाने के लिए सिंपली हम लोग वर्ब 1 में ING जोड़ देते हैं, वो खुद ब खुद वर्ब 4 बन जाता है। तो इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब 1 पता होगा तो ING जोड़ दीजिएगा। लेकिन यदि कोई वर्ब 1 के लास्ट में, आखिर में यदि ई रहे, ई, तो फिर आपको ई को हटा के ING कीजिएगा, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ आपके स्क्रीन पे, यानी मैंने खुद इसको ये करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को इसी में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग यदि एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी वर्ब 1 के लास्ट में यदि ई रहे तो उस ई को नेगलेक्ट करके, उस ई को हटा के ING जोड़ना है, आपका खुद ब खुद वर्ब 4 बन जाएगा। और यदि ई नहीं है तो सिंपली आप वर्ब 1 के लास्ट में ING जोड़ दीजिए, आपको वो वर्ब 4 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ब 5 की। इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रटने की ज़रूरत है तो वर्ब 1 2 और 3 को, वर्ब 5 को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वर्ब 5 को देखना चाह रहे हो, बनाना चाहते हो, तो वर्ब 1 में आप S या ES जोड़ो, वो खुद ब खुद वर्ब 5 बन जाएगा, राइट। अब सवाल ये होता है कि S या ES हम लोग कहाँ जोड़ेंगे। तो अब आप लोग कॉपी में लिखिए, मेरे साथ लिखिएगा, मैं जो बताऊंगा आप लिखिएगा। यदि कोई वर्ब 1 के लास्ट में O रहे या CH रहे या S रहे या SS रहे या X रहे, फिर एक बार सुन लीजिए, यदि किसी वर्ब 1 के लास्ट में O रहे या CH रहे या S रहे या SS रहे या फिर X रहे, हालांकि ये वर्ड आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि इनमें से कोई भी एक रहे तो आप
ES जोड़ोगे। नोट कर लीजिए मेरे साथ, यदि किसी वर्ब वन के लास्ट में O रहे, CH रहे, या फिर X रहे, या S रहे, या डबल S रहे, तो फिर आप लोग ES जोड़िएगा। और अगर इनमें से कोई भी ना रहे तो आप सिर्फ S जोड़िएगा। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक तरफ से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग देखिएगा जैसे मैंने कैसे बनाया। जैसे गो आप देख पा रहे हैं, गो मीन्स जाना, इसका वर्ब 2 होता है वेंट और वर्ब 3 होता है गॉन। वर्ब 4 देखिए, गो में मैंने ING जोड़ दिया यानी गोइंग, और वर्ब 5 देखिए क्योंकि लास्ट में O है तो हमको ES जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने गोज यानी मैंने ES लिखा है। राइट, यानी गो मीन्स जाना, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। नेक्स्ट लेते हैं कम। कम मीन्स क्या होता है? आना, इसका V2 होता है केम, कम, कमिंग, कम्स। यहां पे देखिए V4 में आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में देखिए आपको V1 में कम में आपको लास्ट में E नजर आएगा, और जब मैंने वर्ब 4 बनाया है तो E को नेगलेक्ट करके ING जोड़ा है, कमिंग। राइट, नेक्स्ट कम्स। अब कम्स आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ S जोड़ा है। आगे हम बताते हैं ईट। ईट मीन्स क्या होता है? खाना, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। लिव मीन्स रहना, लिव्ड, लिव्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ये बताया था कि बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे ऐसे, वर्ब, बहुत सारे वर्ब आपको ऐसे मिलेंगे जिसके V2 और V3 सेम मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ब 4 लिविंग, लिव्स। अब्यूज मीन्स गाली देना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूजेस। आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। प्ले मीन्स खेलना, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। एक्ट मीन्स काम करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। लीव मीन्स छोड़ना, आप लिव्ड भी बोल सकते हो या फिर आप लेफ्ट भी बोल सकते हो। राइट, मैंने लिव्ड ही रखा है, आप लोग लिव्ड ही पढ़िएगा, या फिर आप लोग लेफ्ट भी बोल सकते हैं, LEFT। राइट, नेक्स्ट लिव मीन्स छोड़ना, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स। तो ये हैं आपके वर्ब। इन सारे वर्ब को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मैं एक एक करके मैं अल्फ़ाबेटिकली का जितने सारे वर्ड्स हैं, जितने सारे वर्ब्स हैं, पूरा लगभग मैं आप लोगों को एक एक करके देने की कोशिश करूंगा। और डेली मैं आप लोगों को 30 से 40, डेली तो नहीं, हर 3-4 दिनों में 30 से 40 वर्ब को इसी प्रकार से आप लोगों को दूंगा। और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर नोट नहीं कीजिएगा, नोट में पढ़िएगा, वीडियो में नहीं पढ़िए। वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए, फिर दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जिस प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि आज के क्लास में आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वर्ब का डेफिनेशन है और ये आपके ग्रामर को टच करता है, और मैंने पूरी तरह से ग्रामर के वर्ब को कवर करने की कोशिश किया है, जिससे आपको स्पोकन में भी मदद मिलेगी और आपके ग्रामर में तो खैर मिलेगी ही। स्पोकन करने के लिए आपको वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी है और हमको बताना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया आज के ही इस क्लास में। अब हम लोग आगे देखते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब को हम लोग अभी डिफाइन करेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या है। देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होता है कि ऐसे वर्ब जिनके वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है। जैसे आपने देखा कि प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। V2 आपने देखा प्लेड, और V3 आपने देखा प्लेड। राइट, दोनों का सेम है, इसीलिए उसे हम लोग रेगुलर वर्ब बोलेंगे। जैसे आप रेगुलर वर्ब का डेफिनेशन अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे देखिएगा आस्क मीन्स पूछना होता है, लेकिन V2 और V3 देखिए आपको सेम मिलेगा, इसलिए आस्क जो है ये आपका रेगुलर वर्ब है। उसी तरह और भी बहुत सारे हैं जो आपको रेगुलर वर्ब मिलेगा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की, कि इर्रेगुलर वर्ब क्या है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करने की कोशिश किया है। जैसे आप देखिएगा कि इर्रेगुलर वर्ब में ऐसे वर्ब होते हैं जिसके वर्ब 2 और वर्ब 3 ये सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आपने खुद देखा
गो का मैंने ऑप्शन सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप देखिए गो मीन्स क्या होता है, जाना। लेकिन आप V2 और V3 देखिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, यानी वेंट और फिर गोन। तो V2 और V3 यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है, बिल्कुल अलग मिल रहा है, ये सेम नहीं है। यानी ये गो जो है आपका इरेगुलर वर्ब है। तो आप इस तरह से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन वर्ब रेगुलर है और कौन वर्ब इरेगुलर है। हालांकि और भी मैंने वर्ब के कुछ चैप्टर्स को मैंने मिस किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो उन बातों को जितनी सारी बातों को और जितने सारे पॉइंट्स को मैंने कवर नहीं किया है इस वीडियो में, उस वीडियो में मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिएगा और फिर आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। अंग्रेजी आप ज़रूर बोल पाइएगा, हम हैं आपके साथ। आज के बाद जो हम वीडियो जितने भी अपलोड करेंगे, आज के बाद जो भी क्लासेस होगी आपकी, वो सारे क्लासेस आपके वर्ब को कवर करेगा। यानी वर्ब के यूजेस सीखेंगे हम लोग और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला वीडियो, यानी डे 2। अगर आप डे 1 नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और डे 1 पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी सारे मैं वीडियो अपलोड करूं वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आपको सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखने मिले और इनको आप नोट करके समझने और पढ़ने की भी कोशिश करने मिले। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। Video, thank you so much. Please like, share and subscribe, and please press the bell icon so that you never miss another update. Thank you so much.